गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ की फिजिक्स जो है वो बेसिकली आपकी सेवेंथ की सिक्स में जो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है मोशन के बारे में, फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, थर्मल के बारे में पढ़ा होगा, उन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। नाइन्थ की फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं इसमें अभी मैं बता देता हूँ आपको कि नाइन्थ के अंदर आपके फिजिक्स के 5 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर वापस 11th क्लास के अंदर आते हैं और उन्हीं के एडवांस लेवल में आते हैं। और जो 10th की मैथ्स हम पढ़ते हैं, 10th में भी 5 ही चैप्टर हैं फिजिक्स के, और वो 5 चैप्टर्स उनका एडवांस लेवल और उससे भी अच्छा लेवल आपका 12th में देखने को मिलता है। तो जो 9th क्लास की फिजिक्स है उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स के अंदर 9th में हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से पहला चैप्टर मोशन का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन को। एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, इससे आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट हम किसी भी, जैसे कार हो चाहे वो कोई इंसान हो, हम हमेशा उसे ऑब्जेक्ट ही कहेंगे फिजिक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहली बात ये करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे होता है, रेस्ट में कैसे होता है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे आप समझते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है मतलब कि वो मूव नहीं कर रही, और आप मोशन में बोलोगे कि अगर एक चीज़ मूव करे तो मोशन के अंदर है। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से हम इसी को बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे रेस्ट की? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि जैसे कि आपने बोला ये कोई ब्लॉक है, मैं कहता हूँ ये कोई ब्लॉक है 5 kg का, मान लीजिए। अब ये किसी फ्लोर पर रखा हुआ है, ये रेस्ट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई वेलोसिटी नहीं, रेस्ट पे है, मतलब कि ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है ना? अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। मतलब अभी जैसे 1 सेकंड पे भी यहीं पर है, 2 सेकंड पर भी यहीं पर है, 3 सेकंड पर भी यहीं पर है, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसी को कहते हैं रेस्ट की पोजीशन। कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करे तो आप कहते हो कि वो रेस्ट में है। दूसरा आता है मोशन। A body is said to be in motion if its position changes continuously with respect to the surroundings or with respect to the observer with the passage of time। अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होती है तो उसे आप क्या कहते हो कि वो मोशन में है। सपोज वो अभी यहाँ पर है, 1 सेकंड में यहाँ पर है, 2 सेकंड पर वो ब्लॉक यहाँ पे आ जाए, 3 सेकंड पर वो ब्लॉक थोड़ा सा आगे चल के यहाँ जाए, तो इस तरह से वो ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वो ब्लॉक किस में है? मोशन के अंदर है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या कहेंगे? उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही। इज इट क्लियर? अब नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये आप अपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसी का ये थोड़ा सा अपोज करने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा। तो पहला नोट क्या है कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। मोशन जो है वो एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आप उसका ऑब्जर्वर डिसाइड नहीं कर लो। एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मिलकर ही मोशन को डिसाइड करते हैं कि वो रेस्ट है या फिर मोशन में। ठीक है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ हम पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वर क्या होता है। तो मोशन एक, हाँ यहाँ लिखिए कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ये एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टी है और इन दोनों का ऑब्जर्वर के बिना कोई मतलब नहीं। सेकेंड नोट क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव का मतलब मैं समझाऊंगा आपको बाद में। जैसे कि 2 ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, अब अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप देखते हैं कि उन दोनों के जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे को मोशन के अंदर देखते हैं। लेकिन ऐसा मानिए कि अगर 2 ट्रेन हैं वो एग्जैक्ट एक ही डायरेक्शन में और साथ साथ जा रही है एक ही वेलोसिटी से, तो उन दोनों ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में कैसे दिखेंगे? वो अपने आप को कैसे देखेंगे? रेस्ट के अंदर। लेकिन क्या वो रेस्ट में है? नहीं। तो रिलेटिव टर्म जो होती है वो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में किया जाता है। Rest and motion are relative terms. There is nothing like absolute motion or absolute rest. Absolute motion और rest कुछ नहीं होता। Absolute का मतलब है कि आप ये कह सकते, जैसे कि ये मैं जैसे कहता हूँ ये बुक है,
ये पेन है, अभी आप कहेंगे कि ये पेन रेस्ट के अंदर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। मतलब अगर ये मेरे लिए रेस्ट में है तो ये सभी के लिए रेस्ट में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज कि यहाँ से अभी कोई गाड़ी निकले और वो इस पेन को ऑब्जर्व करे, वहाँ उस गाड़ी में बैठा पैसेंजर, तो वो क्या देखेगा कि पेन पीछे की साइड मूव कर रहा है। अगर वो गाड़ी सपोज इस साइड मूव कर रही है तो पेन उसको पीछे की साइड ज़्यादा देखेगा, सही है कि नहीं। तो किसी भी एक क्वांटिटी को आप प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एब्सोल्यूट मोशन में है या रेस्ट में है। मोशन और रेस्ट एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, कि देखने वाला कौन है और कहाँ से देख रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में एक पॉइंट होता है, कोई भी एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि ओरिजिन मान सकते हैं, कि हम उस पॉइंट को मानते हैं और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक कोई स्टूडेंट है, वो किसी स्कूल की छत पे खड़ा है, टेरेस पे, अब वो बाहर आती जाती हुई गाड़ियों को देखता है तो उसको सारी व्हीकल्स जो है वो मोशन में दिखते हैं, और उस व्हीकल में बैठे हुए जितने पैसेंजर है वो उसको कैसे देखेंगे, मोशन के अंदर देखेंगे, सही। लेकिन अगर वो खुद मोशन में चला जाए, वो खुद मोशन करने लगे, या वो खुद अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करने लगे, तो आप देखेंगे कि गाड़ी में बैठे पैसेंजर को भी उसका रिलेटिव मोशन दिखेगा। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है, या फिर कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो ओरिजिन है या रेफरेंस है, और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। अ फिक्स्ड पॉइंट और a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point. To locate the position of an object we need a frame of reference. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। सपोज कि आपने एक्सेस पढ़ी, 2D के अंदर आपने दो तरह की डायमेंशंस पढ़ी होगी, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ठीक है। मैं 3 डायमेंशन की बात करूं तो 3D को आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, Z को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, समझते हो ना, 3 डायमेंशंस, ठीक है। अब आप देखिए कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैं 2D की बात कर रहा हूँ तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसके कुछ कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब कि उसकी पोजीशन है। अब अगर आपने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो अब यहाँ से आप देखोगे, मतलब आप ऐसे मानिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा होता है, ठीक है ना। अब वो वहाँ बैठ के चीज़ों को देखता है, अब उसको जो दिखता है वो वही सत्य है। जैसे कि आप उसने बोला कि भाई अगर वो कह रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में होगा, और अगर कोई गाड़ी मोशन कर रही है, जा रही है, तो ये बोलेगा कि ये गाड़ी कैसी मोशन में है, इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, मतलब इस पॉइंट को अगर आपने रिप्लेस करके कोई और पॉइंट ले लिया, तो ये दोनों चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ऑब्जर्वर चीज़ों को देखता है। ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, आप में या कोई भी, ठीक है। आगे चलते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरह से डिवाइडेड होती है, पहली होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिन सारी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो वो दो तरह से डिफाइन की जाती है, पहला स्केलर, दूसरा है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइंड करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5 kg, अच्छा ये 5 kg का ब्लॉक अभी यहाँ पे रखा है तो भी 5 kg का है, मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या इसका वेट चेंज हो जाएगा? सॉरी, इसका मास चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ये 5 kg ही रहेगा। मतलब मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसको आप कहीं पर भी रखो, इसका मास 5 kg ही रहेगा। सो स्केलर, any physical quantity which can be completely specified by its magnitude is called scalar quantity। मतलब अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को ओनली मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, सपोज 5 सेकेंड, ठीक है ना, आपने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो चीज़ें हैं ना, 5 kg आपने बोला, ये जो चीज़ें हैं ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। 5 सेकेंड अगर टाइम हुआ है तो किसी और के लिए भी 5 सेकेंड होगा ना भाई, वो किसी डायरेक्शन को चेंज करने पे डिपेंड नहीं करता। अब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल, चार्जेस। ये पोटेंशियल चार्जेस वगैरह आप आगे 10th में जाके पढ़ेंगे। तो ये सारी क्वांटिटीज कैसी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि कैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी
काम करती है। दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑल्सो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और एक और चीज़ है जो कि आपके हायर क्लासेस की है लेकिन बता देते हैं, वो है कि वो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हो फोर्स, आपने बोला कि फोर्स 10 न्यूटन का है। अब 10 न्यूटन का फोर्स कहने से क्या ये सफिशिएंट है कि 10 न्यूटन क्या है? 10 न्यूटन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है ये तो भी तो जरूरी है। जैसे कोई डोर होता है, कोई भी गेट है, उसको आप एक ही साइड खोल सकते हो ना, दो साइड थोड़ी खुलता है। मैक्सिमम डोर की बात कर रहा हूँ, आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा। कोई भी एक डोर एक ही साइड खुलेगा ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में आप कितना ही फोर्स लगाओगे तो क्या वो गेट खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में उसको पुल करना चाहिए, पुश करना चाहिए, उस डायरेक्शन में उसको पुश या पुल करोगे तो वो अचानक से खुल जाएगा। तो वही है कि फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन लेके आता है कि कौन सी डायरेक्शन में। तो आप जैसे बोला कि आपने बोला नॉर्थ, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, तो फोर्स को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का सिमिलर क्वांटिटी होती है, स्पीड के लिए सिमिलर क्वांटिटी वेलोसिटी होती है। बाकी एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, फोर्स, मोमेंटम, वेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली क्वांटिटी हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि आप स्कूल से घर जाते हैं और घर से मॉर्निंग में घर से स्कूल आते हैं आप, और स्कूल से वापस आप घर चले जाते हैं। तो आपको कोई पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सपोज आप बोलेंगे कि घर से स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो आप बोलेंगे कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, घर से आप स्कूल आए 5 किलोमीटर्स, वापस आप गए 5 किलोमीटर्स, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर्स। तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हुई 10 किलोमीटर्स। क्या इसमें कोई डाउट की बात नहीं है? लेकिन आपको पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर आप घूम फिर कर उसी जगह पे आ जाए तो वो जीरो हो जाती है। डेफिनेशन से देखते हैं, इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, मतलब किसी भी एक पार्टिकल की जो एक्चुअल लेंथ है, सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे 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 वो बहुत सारा कर्व कवर करके और यहाँ पर आ जाता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और पाथ ने इसने ये ट्रैक कवर किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो सपोज ये पूरा ये कर्व पाथ सपोज 10 किलोमीटर का है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितनी होगी? 10 किलोमीटर। सही बात। लेकिन आपको पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 किलोमीटर? नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इफ द एक्चुअल इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। किसी भी एक मूविंग पार्टिकल की एक्चुअल पाथ मतलब कि वो जितना चला है ना उतनी उसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। धीरे धीरे आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं घबराएं आप। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ये दोनों लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, डिस्टेंस भी, और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है। और हम जानते हैं लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक बात। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, जैसे कि एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है। अब वो दो पाथ कवर कर रहा है। पहला तो सपोज पहला स्ट्रेट पाथ ले रहा है और दूसरा इस तरह से कर्व पाथ ले रहा है। तो अगर वो स्ट्रेट पाथ ले रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की एग्जैक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरी जो कवर कर रहा है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। एक और चीज़ यहाँ कह देता हूँ नोट के तौर पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से रवाना हुआ और वो यहाँ पे आ गया बी के, और वो आगे कहीं नहीं चल रहा है, तो इस केस के अंदर सपोज इसने 7 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस। तो आप बोलो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? यहाँ से लेकर यहाँ आया, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये। इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? स्ट्रेट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना है? 7 किलोमीटर। और टोटल इसने पाथ भी कितना कवर किया? 7 किलोमीटर। तो इस केस के अंदर दोनों क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर वो बी से वापस रिटर्न चल के और यहाँ पर कुछ सी पे आ जाए और ये डिस्टेंस सपोज 3 किलोमीटर है, ठीक है,
तो अब देखिए ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी ए से सी की, 4 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अब इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 7 + 3, 10 किलोमीटर। बस समझ में आ रही है आपको। नोट लिखा है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इन सच अ वे दैट इफ इट कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन देन द डिस्प्लेसमेंट इट्स जीरो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ जाए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। हाउएवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नेवर जीरो इन केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव कर जाए ना, तो उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो भी सकता है और नहीं, ठीक है। और यहाँ अपन ने जो भी स्टडी किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस दे रखा है, जो हमने लर्न किया है वही फिर से लिखा हुआ है, तो इस टेबल को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।